अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। इस वीलॉग में मैं आपको ज़रा वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बता दूं कि अगर आप ये समझते हैं कि इंसाफ हर किसी को मिलता है या इंसाफ बआसानी मिलता है, तो इंसाफ ना हर किसी को मिलता है ना बआसानी मिलता है। क्या इंसाफ इसलिए मिलता है कि आप राइट पर हों तो आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं। अगर आप राइट पे भी हों तो ज़रूरी नहीं कि आपको इंसाफ मिलेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आप राइट पर हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आप राइट पर भी हैं तो आपको सिफारिश करवानी पड़ेगी। अभी ये वाक़या चकवाल का कि जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आई एक फैमिली हज करके उस दिन वापस आए थे, सीसीडी एहलकार की फायरिंग के नतीजे में उनकी बेटी की वफ़ात हुई, बेटी को कत्ल कर दिया गया। और उस कत्ल के बाद जो सीसीडी के सरबराह हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, वो भी वहाँ पर गए, तशरीफ़ लेकर गए और जाकर उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि जी बड़ा दुख हुआ है कि आपकी बेटी इस तरह से पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठी। आप भी ज़ख्मी हुए, आपका बेटा भी ज़ख्मी हुआ, आपकी बेटी, आपकी अहलिया शदीद शौक में थे। ये सब के बाद यही तासुर मिला कि जनाब इस पे तो कार्रवाई होगी, इस पे तो कोई माफ़ी नहीं होगी, बिल्कुल किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। लेकिन पुलिस को अपना काम करना आता है। कौन सा काम? अपनों को रिलीफ देना, अपनों के लिए निकलने का रास्ता निकालना। ये पुलिस बहुत अच्छे से करती है। और तरीक़ा वारदात ये होता है, आप उसको तरीक़ा वारदात कह लें, मैं तरीक़ा वारदात कहूँगा, आप तरीक़ाकार कह लें, कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वक्त गुजरने के बाद यही समझा जाता है कि जी मामला ठंडा हो जाएगा, लोग भूल भुला जाएंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। या तो फैमिली को मना लेंगे, दबाव डाल कर मना लेंगे, कोई रकम वगैरह ऑफ़र कर देंगे, या फिर हम इस केस में ऐसी दफात लगा देंगे कि जिसके नतीजे में केस हो गई बड़ा कमज़ोर, ये फैमिली चली जाएगी ऑस्ट्रेलिया। कुछ दिन का रोना धोना है, दुख है, गम है, लोग अफसोस का इजहार करेंगे, पूरे मुल्क में गम और गुस्से का इजहार होगा कि जी देखिए सीसीडी की कार्रवाई। सीसीडी वैसे भी महकमा ऐसा है कि जिसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, और पसंद इसलिए नहीं करते कि कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता, और पता ये चलता है कि जो ज़ेरे हिरासत मुलजिम था उसको उसके साथी छुड़ाने के लिए आए और पुलिस मुकाबला हुआ, पुलिस एहलकार भी कोई ज़ख्मी हुआ, और जो मुलजिम था वो अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। ये पुलिस कह दिया करती है। या नेफे में पिस्तौल चल जाता है, या हाफ फ्राई हो जाता है, फुल फ्राई हो जाता है। अच्छा, इसमें भी ना आजकल एक नया सिलसिला चल पड़ा है। जो मुझे बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जी सीसीडी एहलकारों के पास भी रेट तय हो चुके हुए हैं कि किसी को अगर आपने हटाना है रास्ते से, यानी कि उसका काम तमाम करना है, तो एक रकम है, वो रकम आप अदा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बड़ा सीधा सा तरीका है, उस पर कोई ना कोई केस डाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ केस डालना किसी पर कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, किसी पर कोई भी केस डाला जा सकता है। जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं कि जी किसी पर भैंस चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, तो भैंस चोरी हो, बकरी चोरी हो, किसी भी तरह का इल्ज़ाम किसी भी दिन किसी भी वक्त बड़े आराम से लगाया जा सकता है, और लगाने वाले उसको साबित भी कर देंगे। मतलब आप, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आप ये सोच रहे होंगे कि जी आप हक पर हैं, आप सच्चे हैं, आपके साथ इंसाफ होगा, और इसलिए होगा क्योंकि आप हक पर हैं, आप सच्चे हैं। तो नहीं जी, आपके साथ इंसाफ तभी होगा कि अगर मामला या तो तय हो चुका होगा या बड़े तगड़े होंगे, वरना आप पर जो इल्ज़ाम लगाया जाएगा वो लगाने वाले अगर झूठे भी होंगे तो वो इल्ज़ाम साबित कर देंगे। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती से तारीख रही है। अब इस केस में क्या हुआ है, दरख्वास्त दी गई है जो बच्ची जहाँ बाक हुई उसके वालिद की तरफ से, और वो दरख्वास्त जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। मैं तो खैर इतना ज़्यादा हैरान इसलिए नहीं हुआ कि मुझे मालूम है कि ये नीचे खाते क्या मामला चलते हैं और कैसे लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, लोगों को लिटरली टॉर्चर किया जाता है। यानी कि जो मुद्दई होता है उसको इतना तंग किया जाता है, इतना सताया जाता है कि वो आखिर में खुद ही बैकआउट कर जाता है कि जी मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। मतलब मैं तो इंसाफ हासिल करने निकला था, लेकिन मैं तो एक अजाब में फंस गया हूँ। अब बच्ची के वालिद ये बताते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर थाना सिटी है एहसन अब्दुल्ला, वो और उसके साथ एक कांस्टेबल है शफीक, इन दोनों की मिली भगत के नतीजे में सबसे पहले तो वो बताता है कि जी जब उसको DHQ अस्पताल लेकर गए तो DHQ अस्पताल पहुंच के जो वहाँ पर पुलिस का एक काउंटर लगा हुआ है, जो फैसिलिटेशन काउंटर समझ लें आप, वहाँ पर तो सीधे मुँह बात ही नहीं की गई, बदतमीज़ी की गई उनके साथ। और फिर उनसे ये कहा गया कि आप इस खाली कागज़ पर अंगूठा लगाएं, और अंगूठा लगाएंगे तो आपका इलाज शुरू होगा, नहीं तो आपका इलाज नहीं होगा। सिर्फ अपने साथी, अपने पेटी भाई को बचाने के लिए इस FIR में, और ये जो दरख्वास्त दी गई है बच्ची के वालिद की तरफ से, उसमें साफ तौर पे ये दर्ज है, ये लिखा हुआ है कि इस पर दफ़ा 302 लगनी चाहिए थी, लेकिन 302 दफ़ा लगाने के बजाय 322 लगाई गई है। और वो 322 इसी वजह से लगाई गई है कि ताकि जो उनका पेटी भाई है उसको इसमें से निकाला जा सके।
साथ में दरख्वास्त में यह भी लिखा हुआ है कि जहां तक पुलिस की तरफ से केस को कमज़ोर बनाने के लिए ये एक मुद्दा उठाया गया है, ये एक नुक्ता इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी जो वहां पर डकैत थे, जो डकैती कर रहे थे, जो जेवर लेकर वहां से फरार हुए, भागे, उनकी तरफ से पहले फायरिंग हुई। अब उनकी तरफ से फायरिंग हुई या नहीं हुई, ये उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि जिनके साथ वो वारदात हो रही थी, यानी कि जिनकी बच्ची की वफ़ात हुई, जिनकी बच्ची कत्ल हुई। उन्होंने बताया कि जी वारदातियों की तरफ से कोई पहले फायर नहीं हुआ था, ये पुलिस की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जी ठीक है, चूंकि ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे तो इसलिए सीसीडी फ़ौरन हरकत में आई, सुहेल जफ़र चट्ठा भी वहाँ पर पहुँचे, और सीसीडी हरकत में आने से मेरा मतलब है कि उन्होंने जो उनका अपना था महकमे का बंदा था उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वरना तो सीसीडी हरकत में तो पहले ही आ गई थी ना, कि जब उन्होंने बिला वजह एक गाड़ी पे जिसमें फैमिली सवार थी उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वो बड़े आराम से गाड़ी के टायर पे फायर कर सकते थे, या एक इक्का दुक्का फायर गाड़ी के किसी ऐसे हिस्से पे कर सकते थे कि जिससे अगलों को मैसेज पहुंच जाए और वो गाड़ी रोक लें या डर जाएं, रुक जाएं, यही मकसद होता है ना। लेकिन उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर ऑस्ट्रेलियन नेशनल भी हैं, उनको इनिशियली सबकी तवज्जो भी मिली, पुलिस ने केस टेकअप किया, सुहेल जफर चट्ठा साहब उनके घर अफसोस के लिए आए, लेकिन आगे जाके फिर पुलिस ने अपना काम तो दिखाना था और वो काम दिखा रही है। इसी तरह से ये जो हाई प्रोफाइल केस है लाहौर का, ये रज़ा डार वाला, इस केस के अंदर भी अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी पुलिस ने आकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, डीआईजी फैसल कामरान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, टेलीविजन चैनल्स पे बैठकर उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि वो बासानी डीआईजी फैसल कामरान बैठ जाएंगे तमाम टेलीविजन चैनल्स पे, बल्कि हत्ता कि अगर किसी ने अपने वीलॉग के लिए, अपने सोशल मीडिया की वीडियो के लिए भी उनसे रब्ता किया और बाकायदा टाइम मांगा है तो उन्होंने टाइम भी दिया है और उन्होंने अपने पूरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ये इसी वजह से कि उनके लिए ज़रूरी था कि भाई आप ज़रा ये लोगों के जहन क्लियर करें और अपनी पोजीशन क्लियर करें, अपनी पोजीशन वाजे करें कि भाई हम बेकसूर हैं, हम तो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो जब उस केस में ये हो रहा है तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको अभी बिलफर्ज पुलिस की फुर्तियाँ नज़र भी आ जाती हैं कि जी दफात भी लगा दी, अदालत में भी ला रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, और जो 8 मुल्ज़िमान थे, 8 के 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका जिस्मानी रिमांड भी मज़ीद हासिल कर लिया गया है, तो इस पर जो इंसाफ होगा ही होगा। जनाब इस पर इंसाफ कैसे हो सकता है? मैंने आपको एक पहले मिसाल दे दी है, उस मिसाल को ही सामने रखकर अगर आप सोच लें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई आखिर होना क्या है। इवेंचुअली यही होना है कि जब मामला कुछ दिन गुजर जाने के बाद ठंडा पड़ जाएगा, और जो ठंडा पड़ना शुरू हो चुका है तो बस फिर ये कभी कभी किसी ना किसी टेलीविजन में या किसी ना किसी वीडियो में डिस्कस हो जाया करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर लिया जाएगा। अच्छा, अब जब हम इंसाफ की बात कर ही रहे हैं तो यहां पर मैं आपको एक और अहम नुक्ता बता दूं। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है EOBI, ये एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है। इसका काम ये होता है कि ये लोग जो रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन वगैरह देता है, और EOBI ये उनकी फलाह के लिए काम कर रहा होता है। इस इदारे का नाम EOBI है। अब EOBI का काम है पेंशन्स देना। ये ज़रा बात तवज्जो से सुनिएगा आप, क्योंकि ये बात पहले कहीं पे डिस्कस नहीं हुई है। चूंकि मेरे पास मालूमात हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। EOBI के साथ हुआ ये कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त ये केस पुटअप हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यानी कि कब की बात है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनको रिटायर हुए हुए भी मतलब तकरीबन कोई 8 साल हो चुके हैं, 8-9 साल हो चुके हैं उनको रिटायर हुए हुए, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा उनको टाइम हो चुका है। उस वक्त का ये केस था, ये पेंडिंग पड़ा हुआ था कि फिर एकदम अचानक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग गया, मतलब या अफरीदी साहब की सुप्रीम कोर्ट में लग गया। जब ये केस लगा तो केस था क्या? केस ये था कि किसी एक सोसाइटी से तकरीबन कोई 700 कनाल ज़मीन परचेज़ की गई, और ये EOBI ने ज़मीन परचेज़ की, और मकसद था कि जी यहाँ पर सोसाइटी बनेगी और सोसाइटी में जो प्लॉट्स हैं वो EOBI सोसाइटी के लाएगी, और ये पैसा सारा यहाँ पर ये जो पेंशनर्स हैं उनको इसमें फैसिलिटेट किया जाएगा। ठीक है, अब EOBI के पास चूँकि पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो गया था तो किसी वो बैंक में रखते तो उनको अच्छा उस पर रिटर्न मिल सकता था, लेकिन चूंकि अंदर से लोग मिले हुए थे और ये मिली भगत से सब हो रहा था, तो फैसला ये किया गया कि जी हम रियल एस्टेट में जाएंगे। वरना रियल एस्टेट के साथ क्या ताल्लुक, क्या लेना देना EOBI का कि आप रियल एस्टेट में घुस जाएं। रियल एस्टेट में जिस सोसाइटी में उन्होंने कहा कि जी ये 700 कनाल ज़मीन हम ले रहे हैं और पैसा सारा दे दिया, अरबों रुपया दे दिया, तो पता ये चला कि भाई वो तो LDA से मंजूरी नहीं हुई हुई। जब LDA से, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक सोसाइटी मंजूरी नहीं हुई हुई
तो फिर कैसे उसके अंदर ये पैसा दिया जा सकता है उस सोसाइटी के सो कॉल्ड मालिकान को? अच्छा, अब उसमें जितने भी लोग थे जो EOBI के थे, उन्होंने भी अपनी बेल्स करा ली, जो उस जगह के मालिक थे उन्होंने भी बेल करा ली। बेल कराने के बाद जब अब ये केस लगा है सामने, तो अब कहा गया कि भाई इतने साल गुजर चुके, और अब DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर को भी बुलाया गया, उनसे भी पूछा गया, और उन्होंने कहा कि जी जो मालिक हैं उस जगह के वो तो यहाँ पर हैं, और जो EOBI के लोग थे वो तो रिटायर हो गए हुए हैं और पता नहीं मुल्क में हैं भी या नहीं है, बल्कि जा चुके हुए हैं। तो जज साहब ने ये हुक्म दिया, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, कि जी आप एक तो ये कि अगली पेशी पर सब आएंगे, वरना सब की ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, जो ज़मानतें करवाई हुई थी वो सब खारिज हो जाएंगी, सबको सब यहाँ पर आना पड़ेगा। और फिर ये कहा गया कि जी आप अब दे देना वो पैसा, आप देखें कब का पड़ा हुआ है। अगर यही पैसा EOBI का किसी बैंक में होता तो अब तक इस पर कितने रिटर्न्स मिल जाने थे, कितना आपको उस पर फ़ायदा हासिल होना था EOBI को, और फिर वही आगे ट्रांसफ़र होना था पेंशनर्स को, क्योंकि असल काम तो पेंशनर्स के साथ है ना, उनकी फलाह के लिए काम करता है ये इदारा EOBI। लेकिन ये इस तरफ लग गए क्योंकि सब आपस में चीज़ें मुकमका के तहत चल रही थी। LDA की वो सोसाइटी अप्रूव ना थी ना है, और अब भी कहा गया कि जी आप ये दे दें, अब ज़मीन दे दें, तो पता ये चला कि जी ज़मीन भी नहीं है, यानी कि पैसा भी गया, ज़मीन भी कोई नहीं। और पेश कौन हो रहे हैं वहाँ से? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो सोसाइटी वालों के जो सो कॉल्ड सोसाइटी थी, सोसाइटी तो तब उसे कहा जाए ना जब वो LDA से अप्रूव हो जाए, उस ज़मीन का आप कह लें, तो वो ये कहते हैं जी जो पैसा लिया गया था वो ज़मीन की वैल्यूएशन से कम लिया गया है। और भाई ज़मीन है किधर? ज़मीन की वैल्यूएशन आपके पास क्या सिर्फ यही प्ली है सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए कि भाई वो ज़मीन की जो इवैल्यूएशन बनती है, इवैल्यूएशन तो उसकी तब बनेगी ना जब वो अप्रूव होगी, जब वो LDA से अप्रूव होगी तो तब उसकी कोई वैल्यूएशन निकलेगी। अभी आप उसको किस बुनियाद की वैल्यूएशन पर बात कर रही हैं? और दूसरा ये है कि वो पैसा आपने ज़मीन नहीं दी है, ज़मीन उनको नहीं मिली है, वो पैसा EOBI को वापस जाना चाहिए। और इतने साल गुजर जाने के बाद भी कि जब वो पैसा जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाना था, अगर कहीं किसी बैंक में रखा गया होता, तो इन्हीं सरकारी बाबुओं की मिली भगत और इनकी करप्शन और इनके करप्ट माइंडसेट की वजह से वो सारा कुछ वहाँ पर लगा दिया गया, उस सोसाइटी में अनअप्रूव्ड जगह पे, जो कि अप्रूव्ड ही नहीं हुई थी। सोसाइटी भी नहीं कहना चाहिए, मैं बार बार उसको सोसाइटी कह रहा हूँ, वो सोसाइटी तो थी नहीं ना, अप्रूव होगी तो सोसाइटी होगी। उन लोगों को दे दिया जिनके साथ आपने मामलात अपने तय किए हुए थे, अपना किकबैक्स रखा हुआ था, और उसी के नतीजे में सब कुछ हुआ है। क्योंकि अगर इसमें किकबैक्स नहीं थे तो फिर इसमें और क्या था? ये वो सारा कहानी है, ये वो सारा किस्सा है। अब आप मुझे खुद बता दें, मैंने इंसाफ से बात शुरू की आज के इस वीलॉग में, अब तक आपसे जो मैंने बात की है 12 मिनट और ये 40 सेकंड हो चुके हुए हैं। मैंने आपको ये सारा बताया कि कहाँ कहाँ इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और किस तरह से इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और किस तरह सिस्टम से खेला जाता है, और क्या इंसाफ हासिल करना आसान है या नामुमकिन है। ये सब सुनने के बाद अब फैसला खुद ही कर लीजिए, ये मैं आप पे छोड़े देता हूँ। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।